मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको कार्ल मार्क्स की इतिहास की आर्थिक या फिर कहना चाहिए भौतिकवादी व्याख्या के बारे में बताऊंगा। अर्थात इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिणामों का परिणाम मात्र हैं और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स ने अपने आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की और भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है और शेष 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी हैं, आई नहीं है वो। और ये 6 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं, एक एक करके मैं इनको आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के प्रमुख साधन थे और शिकार करना, मछली मारना पकड़ना तथा वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी। इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न किसी की संपत्ति थी, न विवाह प्रथा और न परिवार। सब समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। तो ये आदिम साम्यवादी अवस्था का वर्णन चित्रण कार्ल मार्क्स ने किया है। तो ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था दास अवस्था। दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? दास अवस्था। इस युग में धीरे धीरे कृषि और पशुपालन प्रथा का प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों ने भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उनको भूस्वामियों ने अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम लेना शुरू कर दिया। समाज स्वामी और दास दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण आरंभ कर दिया।
तो ये दूसरी अवस्था है, वो दास अवस्था थी। कुछ लोग जो चतुर थे, चालाक थे, उन्होंने भूमि पर स्वामित्व कर लिया और उस भूमि पर काम करने के लिए उन्होंने लोगों को दास बनाकर बलपूर्वक उनसे काम लेना शुरू कर दिया। और यहाँ पर स्वामी और दास दो वर्ग हैं, दो वर्गों में समाज विभाजित हो गया और एक वर्ग ने, स्वामी वर्ग ने, दूसरे वर्ग का जो बड़ा वर्ग था उसका शोषण करना शुरू कर दिया। तीसरी अवस्था, सामंती अवस्था। इस युग में भूमि के स्वामी बड़े बड़े सामंत होते थे और दासों के स्थान पर किसान भूमि को जोतते थे, परंतु वे जमीनों के मालिक नहीं समझे जाते थे और पूर्णतया सामंतों के अधीन होते थे। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु शोषण उतना ही था जितना कि दास अवस्था में था। ये तीसरी अवस्था हो गई। चौथी, पूंजीवादी अवस्था। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में पूंजीवादी युग आरंभ हुआ। इस युग में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई जिनके स्वामी पूंजीपति हुआ करते थे, पूंजीपति कहलाते थे। उनमें लाखों मजदूर काम करते थे, लाखों की संख्या में, जिनको पूंजीपति श्रम की अपेक्षा कम वेतन देते थे। इससे पूंजीपतियों को बहुत लाभ होने लगा और मजदूरों की स्थिति गरीब से और अधिक गरीब होने लगी, बद से बदतर होने लगी। इस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होने लगा। समाज दो वर्गों, यहाँ पर पूंजीपति वर्ग या बुजुर्गा व दूसरा श्रमिक में विभाजित हो गया। दोनों वर्गों में आपस में मतभेद बढ़ने लगे। तो ये पूंजीवादी अवस्था आ गई। और अब है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। कार्ल मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है? श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा। श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्था में अंतर केवल ये होगा कि दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग उत्पादन साधनों का स्वामी वर्ग बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता था, लेकिन इस अवस्था में बहुमत वर्ग जो श्रमिक वर्ग है द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। पूंजीपति वर्ग के जो अवशेष हैं तो उनका पूर्ण राज्य की शक्ति को साथ लेकर राज्य की शक्ति के द्वारा उसका पूर्ण समाप्त
कर देगा श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व। और आखिरी अवस्था है साम्यवादी अवस्था। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था या राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार के साथ चिंतन कर उसके 2 लक्षण बताए हैं। ये समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के दो वर्ग नहीं वरन केवल एक ही श्रमिक वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, अतः जब वर्ग विहीन समाज में जब वर्ग ही नहीं होंगे तो राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। दूसरा, इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो। ये बड़ा सिद्धांत इसमें काम करेगा। तो ये साम्यवादी अवस्था जो अंतिम अवस्था थी। अब इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कुछ निष्कर्ष, कुछ रिजल्ट ऊपर जो हमने ये थोड़ा सा विश्लेषण किया, इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं, तो उनका मैं यहाँ पर आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते हैं और न वे संयोगवश होते हैं। वे सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। दूसरा, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, प्राप्त हो। समस्त सामाजिक अवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन होने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए राज्य की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है। दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है, लेकिन साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मार्क्स अपने इतिहास के आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या या फिर कहना चाहिए भौतिकवादी व्याख्या का मैंने आपके सहयोग से ये विचारों का आदान प्रदान किया और आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने का बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं पर अब मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा और एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।